मालती देवी पेशे से एक सरकारी टीचर थी और चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, जबकि उनके पति उमेश साहू भी एक सरकारी टीचर थे। लेकिन उनकी पोस्टिंग हरियाणा के मेवात में हो रखी थी और वो हफ्ते 10 दिन बाद ही चंडीगढ़ आते थे अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए। मालती और उमेश के 2 बच्चे थे, 17 साल की बेटी कविता साहू जो कि 12th क्लास में पढ़ रही थी और 15 साल का बेटा गौरंग साहू जो कि 10th क्लास का स्टूडेंट था। मालती अपने दोनों बच्चों के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में मौजूद अपने पिता के घर में रहती थी, जबकि उसके पिता और माँ भी चंडीगढ़ में ही अपने दूसरे घर में रहते थे। ये तारीख थी 16 दिसंबर 2011 की, जिस दिन मालती और उमेश साहू की दुनिया उजड़ने वाली थी। इस दिन उमेश साहू तो मेवात में ही थे और सुबह 8:30 बजे के करीब मालती भी अपने स्कूल जाने के लिए निकल गई, क्योंकि उनके स्कूल में आज एक सेमिनार था। लेकिन उसके दोनों बच्चों को आज स्कूल से छुट्टी थी, इसलिए वो दोनों घर पर ही थे। मालती उन दोनों बच्चों को बाय बोल के घर से निकल गई, इस बात से बेखबर कि वो आखिरी बार अपने दोनों बच्चों को जिंदा देख रही थी। दोपहर के 2 बजे मालती के स्कूल की छुट्टी हो गई और वो लगभग 2:30 बजे सेक्टर 41 में बने अपने इस घर में पहुंच गई। मगर घर में पहुंचते ही उसने ये देखा कि उसके घर का मेन गेट खुला पड़ा था, जो कि उसे काफ़ी अनयूजुअल लगा। और जैसे ही वो घर में एंटर हुई तो उसने देखा कि सामने नीचे फर्श पर एक लाइट ब्लू कलर की स्वेटर पड़ी हुई थी, जो कि पूरी खून से सनी हुई थी। और ये देखकर मालती घबरा गई और अपने बच्चों को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगी, मगर उसके बच्चे तो आवाज़ तब देते ना जब वो जिंदा होते। मालती दौड़कर अपनी बेटी के कमरे में गई और वहाँ पर उसने जो मंजर देखा उसे वो आज तक भी भुला नहीं पाई है, क्योंकि सामने बेड पर उसकी बेटी कविता की खून से सनी हुई लाश पड़ी थी और पूरा बेड कविता के खून से लाल हो चुका था। कविता की टांगें बेड से नीचे लटक रही थी, जिसे देखकर मालती के होश उड़ गए और वो वहीं गिर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लेकिन तभी उसे अपने बेटे गौरांग का ख्याल आया, क्योंकि वो भी घर में कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मालती ने सभी कमरों में जाकर देखा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था और अब बस ऊपर वाला फ्लोर ही चेक करना बचा था। मालती जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी, उसे सीढ़ियों पर भी बहुत सारे खून के चींटे दिखाई दिए और वो मन ही मन भगवान से दुआ कर रही थी कि काश उसके दूसरे बच्चे गौरांग को कुछ ना हुआ हो, वो सही सलामत हो। मगर भगवान ने उसकी दुआ कबूल नहीं की और उसकी कोख उजाड़ दी, क्योंकि जैसे ही मालती ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंची तो सामने उसके बेटे की भी बॉडी सिमिलर हालत में पड़ी थी। देयर वाज ब्लड एवरीवेयर। वी कांट इवन इमेजिन कि उस माँ पर उन पलों में क्या बीत रही होगी। अपने दोनों बच्चों की ये हालत देख मालती वहीं अपने बेटे की लाश के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। एंड कुछ ही देर में उसकी आवाज़ें सुनकर उसके आस पड़ोस के लोग भी उनके घर में इकट्ठे हो गए। एंड कविता और गौरंग की लाशें देखकर वहाँ मौजूद हर एक शख्स सदमे में था कि ये सब कब और कैसे हो गया। और इसी बीच किसी शख्स ने इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दे दी और कुछ ही मिनटों में पुलिस भी मालती देवी के घर पहुंच गई। और लाशों की हालत देखकर पुलिस वालों के भी एक बार को तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बॉडीज को देखने के बाद ये चीज़ तो ऑब्वियस थी कि किसी धारदार हथियार जैसे कि चाकू से उनका गला काटा गया था। बट उन दोनों भाई बहनों के गलों पर एक नहीं बल्कि ऐसे कई सारे कट्स मारे गए थे, एज इफ कातिल ने उनके सर को ही काट कर उनके धड़ से अलग करने की कोशिश की हो। और वो जो लाइट ब्लू कलर का खून से सना हुआ स्वेटर मालती देवी ने घर में एंटर होते हुए देखा था, वो भी उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके दोनों बच्चों में से किसी का भी नहीं था। तो हो सकता था कि ये स्वेटर कातिल का हो, जिसे वो खून लगने की वजह से उतार कर यहीं पर फेंक गया हो। एंड मोर ओवर पुलिस को किचन में गैस पर चाय भी रखी हुई मिली और साथ ही उन्होंने ये भी पाया कि घर में किसी भी तरीके की फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं थे, जिसका मतलब ये था कि ज़रूर घर में कोई जान पहचान का ही शख्स आया था, जिसके लिए बच्चों ने खुद ही दरवाज़ा खोला और कविता किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। घर की थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस को एक बीड़ी का बंडल भी मिला और जब उन्होंने पोस्टमार्टम ले जाने के लिए कविता की बॉडी को उस बेड से उठाया तो वहाँ से उन्हें एक खून से सना टूटा हुआ तेज तरार चाकू भी मिला, जो कि असल में मर्डर वेपन था और उसी चाकू से कविता और गौरांग की हत्या की गई थी। तो खैर बॉडीज के साथ साथ घर से मिले इन सभी सबूतों को भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भिजवा दिया जाता है और अब पुलिस आस पड़ोस के सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है कि कहीं किसी ने इस घर में किसी को आते जाते देखा हो। बट कमाल की बात थी कि किसी भी पड़ोसी ने किसी भी शख्स को इस घर में आते या जाते नहीं देखा था और ना ही इस लोकेलिटी में कोई CCTV कैमरास लगे हुए थे जिससे पुलिस कातिल का कोई सुराग ढूंढ पाती। तो इवेंचुअली पुलिस ने डिसाइड किया कि वो लोग कविता और गौरांग के क्लासमेट से पूछताछ करेंगे। हो सकता है उन्हें कुछ पता हो कि हाल फिलहाल में कविता या फिर गौरांग का स्कूल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो जो कि उनके कत्ल की वजह बन गया हो। मगर यहाँ से भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि कविता और गौरांग के दोस्तों के अकॉर्डिंग वो दोनों ही भाई बहन सबसे अच्छे से मिलते थे और उनका फोकस अपनी पढ़ाई पर था, ना कि किसी से लड़ने झगड़ने में। बट इसी बीच पुलिस को ये भी पता चला कि कविता की अपनी ही क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के सिद्धार्थ वशिष्ठ से गहरी दोस्ती थी और
और वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। जिसके बाद पुलिस ने इस सिद्धार्थ को पुलिस स्टेशन बुलाया उससे पूछताछ करने के लिए, इस शक में कि हो सकता था कि उसी ने ये दोनों कत्लों को अंजाम दिया हो। बट पुलिस का ये शक भी गलत साबित हुआ, क्योंकि जिस दिन ये दोनों कत्ल हुए थे उस दिन सुबह से लेकर शाम तक सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था और इस तरह से पुलिस एक बार फिर निराश हो गई। बट सिद्धार्थ ने पुलिस को एक ऐसी राज की बात बताई जिसने इस पूरे केस की दिशा को ही बदल कर रख दिया। दरअसल सिद्धार्थ ने पुलिस से कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये जानकारी आपके कितने काम की है, मगर मुझे एक बार कविता ने बताया था कि उसका एक दूर का मामा है जिसका नाम है राहुल, जो कि उस पर बुरी नज़र रखता है और जब भी कभी घर आता है उसे गलत हरकतें करने की कोशिश करता है। बट उसने इस बात का जिक्र कभी भी अपने पेरेंट्स के सामने नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके माँ बाप के अपने किसी रिश्तेदार से रिश्ते खराब हों। अब जैसे ही पुलिस को ये नई जानकारी हासिल हुई तो उन्होंने कविता और गौरांग के इस दूर के मामा से पूछताछ करने का डिसाइड किया। बट टू देयर सरप्राइज राहुल का तो कहीं कुछ अता पता ही नहीं था। वो ना तो अपने घर पर था और ना ही किसी को ये मालूम था कि वो कहाँ गया था, और इस चीज़ ने पुलिस का राहुल पर शक और भी गहरा कर दिया था। एंड जब पुलिस ने राहुल का नंबर लेकर उसकी 16 दिसंबर की लोकेशन ट्रेस की तो उन्हें पता चला कि राहुल उस दिन सेक्टर 41 में मालती के घर के आसपास ही मौजूद था। और अब इस बात में कोई शक नहीं बचा था कि ये दोनों कत्लों के पीछे राहुल ही था, और अब बस पुलिस को कुछ भी करके उसे जल्द से जल्द ढूंढना था। और पुलिस इस काम में जुट गई और पुलिस की मेहनत रंग भी लाई। काफ़ी दिनों तक कोशिशें करने के बाद आखिरकार 17 जनवरी 2012 को कविता और गौरांग के कत्ल के ठीक 1 महीने के बाद पुलिस ने राहुल को अंबाला से अरेस्ट कर लिया और उसे ठाणे लाकर उसकी सबसे पहले अच्छे से खातिरदारी की, क्योंकि वो पिछले 1 महीने से पुलिस को कुत्तों की तरह दौड़ा रहा था। और फिर उसे कविता और गौरांग के कत्ल के बारे में पूछताछ शुरू की। एंड पुलिस के डर से राहुल ने सब कुछ उगल दिया। उसने अपना पूरा जुर्म कन्फेस कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि वो दरअसल नशे का आदी है और 16 दिसंबर 2011 को भी उसने थोड़ा ज़्यादा ही नशा कर लिया था, और उसी नशे की हालत में वो अपनी बहन मालती के घर पहुंच गया कविता से मिलने, जिसे कि वो पहले भी कई बार अपने प्यार का इजहार कर चुका था, मगर कविता उसे हर बार बेइज्जत ही करती। और उस दिन भी उसने कविता से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जब वो रसोई में उसके लिए चाय बनाने गई थी। लेकिन इस बार कविता ने राहुल की इस हरकत के बारे में अपने भाई गौरांग को बता दिया, जो कि ऊपर वाली फ्लोर पर था, और राहुल भी कविता के पीछे पीछे ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया, जहाँ पर गौरांग उससे झगड़ने लगा। और इसी बीच राहुल ने घबराते हुए अपने पास से एक चाकू निकाला, जो कि उसने यहाँ आने से पहले बस कुछ ही मिनटों पहले एक दुकान से खरीदा था, और उस चाकू से गौरांग का एक ही झटके में गला काट दिया, जो देखकर कविता बहुत डर गई और जल्दी से नीचे की तरफ भागी। मगर राहुल ने उसे पकड़ लिया और एक कमरे में ले जाकर उसका भी गला रेत दिया। उस चाकू से उसने कविता पर इतने वार किए कि वो चाकू भी वहीं टूट गया। और जब वो श्योर हो गया कि कविता मर चुकी है तो राहुल एक बार फिर से ऊपर गौरांग के पास गया, जिसकी अब भी सांसें चल रही थी, और उसने अपने पास से एक दूसरा चाकू निकाला और उसे 6 बार गौरांग के सीने में स्टैब करके उसे इस बार मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो अपने साथ इमरजेंसी के लिए 2 चाकू लेकर आया था। और इन दोनों कत्लों को अंजाम देने के बाद उसने अपनी खून से सनी स्वेटर उतारी और वहीं फेंक कर उस घर से भाग गया। अब राहुल ने पुलिस के सामने तो अपना पूरा जुर्म कन्फेस कर लिया था, मगर अदालत में वो अपने बयानों से मुकर गया और उसने कहा कि उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है और उसे बस फंसाया जा रहा है। लेकिन फिर भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पर 2 साल बाद 17 फरवरी 2014 को लोअर कोर्ट ने राहुल को कविता और गौरांग के कत्ल के लिए गिल्टी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद राहुल ने हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी और साल 2019 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने राहुल के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के आधार पर उसे बरी कर दिया। सोचो क्या बीती होगी उस माँ बाप पर जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, और उनका कातिल आज भी इस समाज में आज़ाद घूम रहा है। जस्टिस फॉर साहू सिबलिंग्स। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen, and don't forget to subscribe to this channel for more such content. फिर मिलेंगे।